जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की आखिरी तारीख के बारे में। जैसा आपको पता है 8 पे कमीशन पर आप ज्ञापन जमा कर सकते हैं 8 सीपीसी की वेबसाइट पे 15 जून 2026 तक, यानी कि कल तक। कल है लास्ट डेट ज्ञापन जमा करने की। अब दोस्तों कुछ पेंशनर की एसोसिएशन है, कर्मचारी की एसोसिएशन है जो 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं 8 पे कमीशन को। साथ ही साथ वेतन आयोग की तरफ से एक मेल भी दी जा रही है पेंशनर्स एसोसिएशन या फिर कर्मचारी एसोसिएशन को। अब दोस्तों एक एसोसिएशन है जिसका नाम है BSNL.SC/ST पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन। इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है 13 जून 2026 को, और साथ ही साथ 8 सीपीसी का ज्ञापन भी 8 सीपीसी की वेबसाइट पे जमा करा है, और वेतन आयोग की तरफ से एक मेल दी गई है। तो दोस्तों इनका जो ज्ञापन है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने कर्मचारियों पेंशनर से संबंधित मांगे रखी हैं। इसकी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा आर्थिक विश्लेषण आंकड़ों से निष्कर्ष। जी हाँ दोस्तों कुछ IAS IPS अधिकारी हैं जिन्होंने 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे विश्लेषण किया है। साथ ही साथ जो आर्थिक सलाहकार हैं उनके साथ विश्लेषण किया है कि 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। यानी अधिकारियों ने विश्लेषण किया है, आकलन किया है कि 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों एक छोटी सी टेबल बनाई है, और इस टेबल के आधार पर बताया है कि कितना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए और उसके आधार पे मिनिमम पे कितनी बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों IAS IPS अधिकारियों की एक छोटी सी टेबल मैं आपको समझाऊंगा, और ये टेबल बनाई गई है आर्थिक सलाहकारों के साथ मिलकर। पूरी टेबल आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा उत्तर प्रदेश शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 की तरफ से एक लेटर जारी करा है, और यह है जून 2026 का ही दोस्तों ये लेटर है। एक कार्यालय ज्ञापन है। जैसा आपको पता है अलग अलग राज्यों में भी 8 सीपीसी को लागू किया जाएगा आगे चलकर। जब केंद्र सरकार 8 सीपीसी को लागू कर देगी, उसके बाद जो राज्य की सरकारें हैं वो भी 8 सीपीसी लागू करेंगी। हालांकि उनका टाइम पीरियड काफी लंबा होगा, वो आगे चलकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार। अब दोस्तों जैसा आपको पता है वेतन आयोग इन दिनों मीटिंग कर रहा है अलग अलग राज्यों में जाके। अब ऐसे ही दोस्तों वेतन आयोग लखनऊ में आ रहा है 22 से 23 जून को। तो दोस्तों लखनऊ की तरफ से उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वित्त वेतन अनुभाग की तरफ से एक लेटर जारी करा है। क्या है ये लेटर? 8 सीपीसी से संबंधित, राज्य सरकार से दोस्तों ये संबंधित है ये लेटर 8 सीपीसी से। तो क्या है पूरा लेटर आगे समझाऊंगा लेटर दिखाकर। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कुछ पेंशनर्स अपनी पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं कि पेंशन उनको ठीक मिल रही है या फिर गलत मिल रही है। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है, CPO है, चीफ पेटी ऑफिसर नेवी के। अब इन्होंने कुछ डिटेल्स भेजी है जिसके बेस पर ये कह रहे हैं कि मुझे ये इतनी पेंशन दी जा रही है, क्या मेरी पेंशन ठीक है गलत है। तो दोस्तों जो इनकी डिटेल्स है, इनकी डिटेल्स देखकर मैं बताऊंगा कि इनको पेंशन ठीक मिल रही है गलत मिल रही है। अगर आपको भी कुछ चीज समझ नहीं आती पेंशन से जुड़ी तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी पेंशन ठीक है गलत है, कुछ पहले का बकाया आपको कुछ मिलना तो नहीं है, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों इनका केस मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35%, और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, रियल जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8 पे कमीशन के मेमोरेंडम के बारे में। जी हां दोस्तों, BSNL.SC/ST पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा
एक लेटर लिखा गया है 8th पे कमीशन के चेयरमैन को, और ये लेटर है 13 जून 2026 का। अब दोस्तों इसी पर इन्होंने 8 सीपीसी का ज्ञापन भी जमा करा है 8 सीपीसी की वेबसाइट पे, जिसमें 8 सीपीसी की तरफ से एक मेल भी दी गई है कि आपका ज्ञापन जमा हो गया है, एक रिसिप्ट है, एक एक्नॉलेजमेंट है। अब दोस्तों जैसा आपको पता है, आखिरी तारीख है 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की 15 जून 2026। तो दोस्तों आपको कल की डेट तक आपको 8 सीपीसी का ज्ञापन जमा कर देना है। उसके बाद 8 सीपीसी पर ज्ञापन जमा करने की तारीख को एक्सटेंड नहीं करा जाएगा। फाइनल डेट है 15 जून 2026, कल की डेट है। तो कल तक या फिर उससे पहले आप ज्ञापन जरूर जमा कर दीजिए, नहीं तो फिर आप अपने सुझाव सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों इन्होंने किस तरीके से डिमांड रखी है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूं, किस तरीके से इन्होंने ज्ञापन बनाया है। सबसे पहले इन्होंने डिमांड करी है रिवीजन ऑफ पेंशन की। जी हां दोस्तों, जो बीएसएनएल के एमटीएनएल के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन में रिवीजन के लिए इन्होंने सबसे पहले ये डिमांड रखी है। बाकी जो दूसरे पेंशनर्स हैं, बाकी जो दूसरे कर्मचारी हैं, उससे संबंधित भी इन्होंने कुछ मांग रखी है। तो सबसे पहले पॉइंट में तो इन्होंने पेंशन रिवीजन के बारे में बात कही है, जो बीएसएनएल एमटीएनएल के कर्मचारी है। फिर दोस्तों इन्होंने जो दूसरे कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उससे संबंधित मांग रखी है 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट में। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको डायरेक्ट दूसरा पॉइंट समझाता हूं, जिसमें दूसरे कर्मचारी पेंशन से संबंधित इन्होंने डिमांड रखी है। वी डिमांड योर रिकमेंडेशन टू ट्रीट ऑल पेंशनर्स हु आर पेड फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एट पर पेंशन रिवीजन बी डन सिमिल्टेनियसली irrespective of scale as per formula fixed for pension revision by the pay commission and central government। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो 8th पे कमीशन अपनी सिफारिशें बनाएगा, पेंशन रिवीजन की सिफारिशें बनाएगा, तो उसमें हर एक पेंशनर के साथ एक समान व्यवहार करा जाए, सबको एक समान कैटेगरी में रखकर उनकी पेंशन रिवाइज करी जाए। तो उसके आधार पर यह रिपोर्ट बनानी जाए। जो सरकार एक फंड के आधार पर आपको पेंशन देती है, जो उसका सरकारी फंड है, तो उसके अनुसार सबको एक समान एक दायरे में लाकर उनकी पेंशन रिवाइज करी जाए, सबको अलग अलग कैटेगरी में ना रखा जाए। तो दोस्तों एक तो ये पॉइंट रखा है। फिर ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट बी अलाउ एज पर रिकमेंडेशन ऑफ पे कमीशन एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने चाहिए 8 सीपीसी में। जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में कुछ अलाउंसेस को काट लिया गया था, जो भत्ते थे कुछ कम कर दिए गए थे, जिससे कर्मचारी को नुकसान हुआ। तो अब इनकी डिमांड है कि जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए या फिर अलाउंसेस हो गए, वो सब होने चाहिए 8 सीपीसी में। जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट है जो दिए जाते हैं वो कम नहीं होने चाहिए। तो दूसरी डिमांड ये करिए। फिर लीव ट्रेवल कंसेशन भी एक्सटेंडेड टू द पेंशनर्स। जो लीव ट्रेवल कंसेशन है उसको यहां पे बढ़ाया जाए पेंशनर्स के लिए। फिर डिमांड करिए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिकवरी पीरियड में प्लीज बी रिड्यूस टू 11 से 12 साल इंस्टीड ऑफ 15 ईयर्स। यानी कम्यूटेशन का जो पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 11 से 12 साल किया जाए। फिर डिमांड करिए इनहेंस पेंशन एट द एज ऑफ 65 ईयर्स 5%, एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 10%, and the age of 75 years 15% may also be included in the recommendation in addition to the existing at the age of 80, 85, 90, 95, 100। फिर इन्होंने कहा कि जो एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल की उम्र से दिया जाता है, तो वो उम्र कम करके एडिशनल पेंशन का लाभ 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% दिया जाए। यानी 8 सीपीसी की सिफारिशों में इसकी सिफारिश भी इंक्लूड करी जाए कि एडिशनल पेंशन का लाभ कम उम्र से ही दिया जाए, क्योंकि काफी पेंशनर्स 80 साल पे नहीं पहुंच पाते हैं। जो बेनिफिट है वो कई पेंशनर्स को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों उसकी सिफारिश भी इंक्लूड करने की मांग यहाँ पे इन्होंने रखी है कि 8 सीपीसी जब अपनी रिपोर्ट बनाए तो ये मांग भी उसमें इंक्लूड करे, बाकी बाद में सरकार फिर इस पे फैसला ले सके। तो दोस्तों ये कुछ डिमांड्स रखी हैं, अपने कर्मचारियों के लिए भी इन्होंने डिमांड्स रखी हैं, और जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उससे संबंधित भी यहाँ पे डिमांड्स रखी है। तो दोस्तों ये ज्ञापन जमा कर दिया गया है 13 जून 2026 को, ये जमा हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ज्ञापन जमा नहीं करा तो दोस्तों आप तुरंत कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट कल की है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों कुछ आर्थिक सलाहकार हैं, कुछ अधिकारी भी हैं,
आईएएस अधिकारी हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, तो दोस्तों उन्होंने कुछ टेबल्स बनाई है फिटमेंट फैक्टर को लेके कि इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। अब दोस्तों इनकी एक रिपोर्ट है जो मैं आपको समझाता हूं। आर्थिक विश्लेषण, आंकड़ों से निष्कर्ष, विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन सावधानी पूर्वक करने पर यह आईएएस अध्ययन और आगे आवेदन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयोगी सिद्ध होता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आंकड़ों का अध्ययन करने के सामान्य निर्देश। किसी भी डाटा का अध्ययन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सम्यक विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकाला जा सके। कुछ आर्थिक सलाहकार हैं, कुछ आईपीएस एएस के अधिकारी हैं जिन्होंने दोस्तों कुछ विश्लेषण किया है 8सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे। दैनिक भारत समग्र वार्षिक वृद्धि दर 2.46। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने 2.46 का फिटमेंट फैक्टर निकाला है 8सीपीसी का, कि 2.46 फिटमेंट फैक्टर बनता है 8सीपीसी की पेंशन बनाने के लिए, 8सीपीसी की पेंशन रिवाइज करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 7वें वेतन आयोग की मिनिमम पे यहां पे लिखी है, फिर यहां पे 8वें वेतन आयोग की पे लिखी है कि किस तरीके से 8सीपीसी में बढ़ेगी 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लगा के। जैसे कि दोस्तों एक सिपाही की बेसिक है पे मैट्रिक्स के अनुसार 21,700, तो 8सीपीसी में इन्होंने बताई है कि 53,466 हो जाएगी। फिर नायक की 25,500 है लेवल 4 पे, तो इनकी हो जाएगी 62,850। ऐसी हवलदार की मिनिमम बेसिक है 29,200। ये पे मैट्रिक्स की बेसिक की बात कर रहा हूं, बेसिक पे की। तो 8सीपीसी में हो जाएगी हवलदार की 71,923। ऐसे दोस्तों नायब सूबेदार की हो जाएगी 87,000, फिर सूबेदार 1,10,000, फिर ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सूबेदार मेजर। तो दोस्तों यहां पे ये बात कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर 2.46 की, कि हमारे अनुसार 2.46 का फिटमेंट फैक्टर बनता है 8सीपीसी का। दोस्तों जितनी टेबल्स, जितने माइंड, जितने आदमी उतने फिटमेंट फैक्टर, कोई भी एक फिटमेंट फैक्टर नहीं बता रहा। जितने आदमी हैं उतने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हैं, जितने संगठन हैं उनके भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जितने पेंशन के एक्सपर्ट हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, जितने आर्थिक सलाहकार हो गए, सब अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बना रहे हैं। अब कौन सा फिटमेंट फैक्टर हम माने? अब दोस्तों जैसे कि 2.46 बता रहे हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, इन्होंने सिर्फ अनुमानित बताया है कि इतना हम डिसाइड करते हैं कि इतना मिलना चाहिए 2.46। बाकी आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में आप जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वित्त विभाग वेतन आयोग की तरफ से एक लेटर जारी करा है। अब जैसा आपको पता है जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर भी 8सीपीसी को लागू करा जाएगा। जो राज्य सरकार है वो 8सीपीसी को लागू करेगी आगे चलकर, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आएगा, गजट नोटिफिकेशन आएगा। उसी के बाद राज्य की सरकार भी अपने राज्यों में 8सीपीसी को लागू करेगी, लेकिन उनका जो नोटिफिकेशन है वो अलग आता है। अब दोस्तों यहां पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से वित्त वेतन आयोग विभाग की तरफ से एक लेटर जारी करा है। अब क्या लिखा है इसमें? श्री पंकज जैन, सदस्य सचिव 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27/5/2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि 8वें वेतन आयोग की दिनांक 22/6/2026 और 23 जून 2026 की बैठक में आयोग द्वारा सेवा संघों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाना है। जैसा आपको बताया वेतन आयोग इन दिनों हर एक जगह जाकर मीटिंग कर रहा है। अब लखनऊ में भी वेतन आयोग आ रहा है मीटिंग करने, कर्मचारी संघों के साथ, पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ। तो इसकी जानकारी इन्होंने दी है कि 22 और 23 जून को जो वेतन आयोग है वो लखनऊ आ रहा है। प्रस्तावित विजिट में राज्य सरकार से पूर्व वेतन आयोगों को लागू किए जाने के फलस्वरूप राजकोष पर पड़े वित्तीय प्रभावों के संबंध में भी राज्य सरकार का पक्ष सुना जाना है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो कर्मचारी संघ है, जो पेंशनर संघ है, जो राज्यों में रहते हैं, अब दोस्तों उनके साथ वेतन आयोग डिस्कशन करेगा कि किस तरीके से सुझाव लेने हैं, क्या क्या चीजें रखी जानी है 8सीपीसी में। साथ ही साथ राज्यों में जो पुराने वेतन आयोग लागू हो चुके हैं तो उस पर कितना खर्चा आया पे पेंशन बढ़ाने का, तो वो भी डिस्कस किया जाना है। तो दोस्तों उससे संबंधित भी ये लेटर जारी करा है, यानी कि विजिट में जो वेतन आयोग आ रहा है वहां पर राज्य सरकार से पूर्व वेतन आयोगों को लागू किए जाने के फलस्वरूप राजकोष पर
कितना वित्तीय प्रभाव पड़ा, तो उससे संबंधित भी बातचीत होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारा खेल बजट का है, पैसा है, कितना पैसा सरकार के पास है, कितना पैसा राज्य सरकार के पास है कि वो कर्मचारियों का, पेंशनर्स का वेतन पेंशन बढ़ा सके 8 सीपीसी में। क्या ज्यादा वित्तीय प्रभाव तो नहीं पड़ेगा राज्य की सरकार पे या फिर केंद्र सरकार पे, तो इसका आकलन भी किया जाएगा। तो इसी की जानकारी इन्होंने दी है। फिर क्या लिखा है, उक्त बैठक में राज्य स्तरीय अखिल भारतीय सेवा संघों को भी बैठक में आमंत्रित किए जाने हेतु सूचित किए जाने का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अधिकारी भी आएंगे जो इस मीटिंग में भाग लेंगे वेतन आयोग के साथ। अतएव 8वें वेतन आयोग की बैठक दिनांक 22 जून और 23 जून हेतु विचारोपरांत निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त बैठक हेतु सूचनाएं विवरण तैयार किए जाने हेतु नोडल अधिकारी सदस्यों को नामित किए जाने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, जो 8वें वेतन आयोग के साथ कुछ अधिकारी कर्मचारी शामिल होंगे, उनके नाम भी दोस्तों यहाँ पे दिए हैं और किस तरीके से ये क्या क्या चीज संभालेंगे उसकी जानकारी भी इन्होंने दी है। अब दोस्तों यहाँ पे उनके कुछ नाम दिए हैं जिनकी जानकारी मैं आपको नाम पढ़कर नहीं दे रहा हूं। कुछ नोडल अधिकारी हैं जो इस बेस पर डायरेक्टली ये सब काम करेंगे। फिर दोस्तों क्या लिखा है आगे, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु। जी दोस्तों, अब दोस्तों इसी की कॉपी हर एक डिपार्टमेंट को भेज दी गई है। जो 8 सीपीसी के मेंबर है पंकज जैन जी, उनको भी दोस्तों ये कॉपी दी है। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी के जो मेंबर हैं वो पंकज जैन जी है, एक और मेंबर है, साथ में चेयरपर्सन है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टाफ ऑफिसर हो गए, कुछ अंडर सेक्रेटरी हो गए, मुख्य सचिव हो गए विभाग के, उनको दोस्तों ये लेटर यहाँ पे जारी करा है। यानी कुछ नोडल अधिकारी को नियुक्त करा गया है जो लखनऊ में ये मीटिंग होनी है। साथ ही साथ राज्यों में जो पुराने पे कमीशन लागू हुए तो उसमें कितना खर्चा आया पेंशनर्स की या कर्मचारियों की पेंशन सैलरी बढ़ाने के, तो उससे संबंधित भी दोस्तों यहाँ पे बातचीत रखी जाएगी पे कमीशन के सामने। 8 सीपीसी के सुझाव तो लिए ही जाएंगे कर्मचारियों और पेंशनर्स एसोसिएशन से लखनऊ में, लेकिन जो पुराना वेतन आयोग वहां पे लागू है या फिर जो मिल रहा है उससे संबंधित भी बातचीत होगी। तो दोस्तों सारा कुछ वित्तीय चीजों का आकलन होगा कि कितना पैसा खर्च होगा पे पेंशन सैलरी बढ़ाने के लिए, वो भी 8 सीपीसी में, और पहले कितना खर्चा हो चुका है पुराने वेतन आयोग में, सब कुछ डिस्कशन होगा। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर जारी हुआ है जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है, क्योंकि दोस्तों अगले साल 8 सीपीसी का बजट भी दिया जाना है वित्त विभाग के द्वारा, अगले साल मिलना है। तो जितने भी सुझाव लिए जा रहे हैं, जितने भी आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, उन सब का आकलन होगा, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं फिर बजट तय हो पाएगा 8 सीपीसी का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों ऐसी एक चीफ पेटी ऑफिसर है नेवी की। अब दोस्तों इनकी कुछ डिटेल है मेरे पास और ये पूछ रहे थे, डियर सर प्लीज गाइड वेदर माई बेसिक पेंशन इज करेक्ट और नॉट। इनको पेंशन अभी मिल रही है 25,075। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पेंशन ठीक है या गलत है, अगर गलत है तो मुझे क्या करना चाहिए। अब दोस्तों इनकी जो डिटेल है पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। इनकी डेट ऑफ एनरोलमेंट है 1/8/1983। ये डिस्चार्ज हुए 31/7/2001 में। इनकी टोटल सर्विस है पूरे 18 साल। इनका रैंक है चीफ पेटी ऑफिसर और आर्मी में ये नायब सूबेदार के इक्वल होते हैं। इन्होंने अपनी पुरानी बेसिक की डिटेल भी लिखी है। पेंशन 2001 में हुई थी 2,837। खैर ये तो पुरानी इनकी बेसिक है, लेकिन क्या जो इनको अभी पेंशन मिल रही है 25,075, क्या ये पेंशन इनकी ठीक है? बिल्कुल दोस्तों, इनकी पेंशन मैंने चेक करी OROP 3 के अनुसार इनकी पेंशन बिल्कुल ठीक है। टोटल 18 साल क्वालिफाइंग सर्विस में इनकी 25,075 पेंशन बिल्कुल ठीक है। इनकी पेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। साथ ही साथ इनकी नोशनल पे भी बिल्कुल ठीक बनाई है, नोशनल पे में भी कोई गलती नहीं है। इनके स्पर्ट्स के पीपीओ में इनकी बेसिक पे फिक्स करी है 38,700। इसमें मिलिट्री सर्विस पे ऐड हुई है 5,200 की। दोनों का टोटल किया तो एमुलमेंट बन गया 43,900। इसका आधा करेंगे तो इनकी पेंशन बनती है 21,950 नोशनल पे के आधार पे। लेकिन बेनिफिशियल पेंशन है इनकी OROP की, OROP 3 की। तो इस वजह से इनको 25,075 पेंशन दी जा रही है और नोशनल पे वाली जो पेंशन है वो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बेनिफिशियल पेंशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा फायदा इनको OROP में है। जो इनकी प्रेजेंट पेंशन है 25,075, ये बिल्कुल ठीक पेंशन है।
इस पे डीए लगा के, डीए 60% लगा के इनको पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों पेंशन में इनकी कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट पेंशन है। अगर आपको भी अपनी पेंशन से जुड़ी कोई जानकारी पूछनी है, कोई कंफ्यूजन हो, तो डायरेक्टली आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। होम पेज पर, मेरे होम पेज के, यूट्यूब के होम पेज पे मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है। कहीं भी कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन कॉल मी एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। इससे जुड़ी कोई चीज पूछनी हो तो आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।